प्लीज चालू कीजिए शिवराज भाई। ओके। हाँ हाँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ भगवान शिवराज की असीम कृपा। हाँ इससे राजू। भाई हाय शिवराज हाय। भाई। शिवराज भाई। हाय शिवराज भाई। हाय हाय, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही दोस्तों, आज भी मैं शराब के घुट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड ग्रुप का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय दिया गया है दोस्तों, वो भी मेरे जैसे अहंकारी शराबी के लिए बहुत जरूरी ना। ग्रैंडियोसिटी, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि दिखावे का बड़प्पन। मेरे जैसा अल्कोहलिक कहीं तो भी अपने पीने के दिनों में भी दोस्तों इसी प्रकार की सोच रखता था, और सोच ने कहीं तो भी मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। अपनी वास्तविकता को भूल के एक कल्पना की दुनिया में जीने वाला इंसान, जो वास्तव में नहीं है, जो असल में नहीं है, वो दिखाने की कोशिश करने वाला। और इस स्वभाव की वजह से ही दोस्तों मेरे जैसा अल्कोहलिक अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। दुनिया के सामने में भी एक दोहरी जिंदगी जीना, जो है असल में वो नहीं दिखाना, अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करना। और ये सारी चीजें मेरे अल्कोहलिज्म में मुझे और बर्बादी करके गई। लेकिन अब ए में आने के बाद में भी अगर मेरा स्वभाव इसी प्रकार का है, ग्रैंडियोसिटी से भरा हुआ है, अगर मैं अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहा, और जो है वो स्वीकार न करके कुछ और दिखाने की अगर मैं कोशिश करता हूँ, दिखावे का बड़प्पन रखता हूँ, तो सोब्राइटी में भी दोस्तों इसके नुकसान हमको उठाने पड़ते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही पहली बार मुझे पता चला दोस्तों कि मैं एक ऐसा शराबी हूँ कि जो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित है। ए में आने के पहले मैंने कभी भी इस बीमारी का नाम नहीं सुना था। बस इतना जानता था कि शराब मेरी बहुत ज्यादा है, मैं सीमित मात्रा में पी नहीं सकता, और इसकी वजह से मैं कहीं तो भी मरने की कगार तक आ चुका हूँ। मेरी जिंदगी का लगभग हर फ्रंट, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, सब कुछ कहीं तो भी अस्त व्यस्त हो चुका था। हालत तो ऐसी थी कि बिल्कुल अब मरता या तब मरता, ऐसी मेरी परिस्थितियां थी। और उसके बावजूद भी दोस्तों मैं ये जताने की कोशिश करता था कि मेरा उतना कुछ नुकसान हुआ ही नहीं, और शराबीपन को दोष तो मैं देता ही नहीं था। अगर लोग मुझे बोलते भी थे कि यार दारू ने तेरी क्या हालत खराब कर दी, तूने दारू नहीं पीना चाहिए, तो मैं लोगों को यही बोलता था, अरे दारू वारू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं है दारू का, मैं तो कभी भी बंद कर सकता हूँ, मैं तो कभी भी छोड़ सकता हूँ, मैं कभी भी चीजें ठीक कर सकता हूँ। तो अपनी वास्तविकता से दूर भागने वाला इंसान, एक कल्पना की दुनिया में जीने वाला इंसान, अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करने वाला इंसान। और दोस्तों, इसी की वजह से कहीं तो भी मैं उस अल्कोहलिज्म की भयानक दलदल से चाहकर भी मैं निकल नहीं पा रहा था। क्योंकि मैं जब अपनी कमजोरी ही स्वीकार नहीं करूंगा, अपनी वास्तविकता ही स्वीकार नहीं करूंगा,
तो फिर उससे निकलने की मैं कोशिश भी कैसे करूंगा? कई बार मुझे दारू बंद करने के लिए लोग यहाँ ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं, लेकिन मैं उनको साफ मना कर रहा हूँ। मैं उनको साफ बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, अपना तो प्रॉब्लम ही नहीं है बॉस। तो मैं जब अपनी कमजोरी, अपनी बीमारी का ही स्वीकार नहीं करूंगा, तो कहीं तो भी दोस्तों मैं उससे निकल भी नहीं पाऊंगा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरे पहले ही ए का मैसेज आ चुका था। कुछ लोग ए के मीटिंगों में जाते थे, मेरे से पहले वो सोबर थे, और ए में आने के बाद में मुझे वो याद आया कि इन लोगों ने मुझे ए का मैसेज देने की कोशिशें की थी। मगर दोस्तों मेरे एक वही रटा रटाया जवाब देता था, अरे नहीं नहीं, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होता यह था कि बीच बीच में मेरी शराब बंद रहती थी। तो शराब बंद जब रहती थी तो मैं, ऐसा लगता था कि अपन ने तो दारू बंद कर दिया, बस छोड़ दिया अपन ने। तो मैं उनको बोलता था, अरे नहीं, अपनी तो बंद है, अपन तो छोड़ दिया दारू, अब तो नहीं पीते अपन। और इस तरीके से दोस्तों मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे काम धंधे खराब हो चुके हैं, मैं कर्जे में आ चुका हूँ, मेरी मानसिक शारीरिक हालत खराब हो चुकी है, मेरे घर के हालत खराब है। ये सारी चीजें दरकिनार करके मैं सिर्फ शराब पीने का बहाना ढूंढता था। मैं अनुभव कर रहा था कि नहीं, ये अपने से मैनेज नहीं हो पा रहा। मैं कुछ दिन तो शराब से दूर रहता हूँ, लेकिन फिर जब भी शुरू करता हूँ फिर वापस मेरे हाल जैसे के वैसे हो जाते हैं। मगर उसके बावजूद ये जो अपनी कमजोरी है कि मैं अपनी बदौलत शराब से दूर नहीं रह पा रहा हूँ, ये स्वीकार करने की भी हिम्मत और ताकत मेरे अंदर में नहीं थी। तो इस तरीके का जो मेरे जैसे शराबी का जो जीवन रहता है, इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उसको कहते हैं कि ये मेरे जैसा अल्कोहलिक एक इगोइस्टिक पर्सनैलिटी होता है, पूरी तरीके से अहंकार से भरा हुआ हो। और इसीलिए अल्कोहलिज्म को ए में आने के बाद में, जैसे जैसे मैं ए में आते रहा, वैसे वैसे पता चला दोस्तों कि ये जो बीमारी है, ये सिर्फ मेरे मन को, मेरे शरीर को ही लगी हुई नहीं है, बल्कि ये मेरी आत्मा, यानी कि मेरे तत्वों को लगी हुई स्पिरिचुअल मेलेडी बोला है। हमारी जो बिग बुक है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस जिसका नाम है, उसमें जब हम चैप्टर 5 पढ़ते हैं, अध्याय 5, तो उसमें बहुत साफ तरीके से लिखा है दोस्तों कि अल्कोहल तो सिर्फ एक सिम्टम है, एक लक्षण है हमारी बीमारी का। मगर असली जो जड़ है वो है दोस्तों हमारी आध्यात्मिक बीमारी, स्पिरिचुअल मेलेडी। और जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक बीमारी का इलाज होता है, वैसे वैसे हम मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होना शुरू होता है। शायद इसीलिए दोस्तों इस प्रोग्राम को बनाने वाले जो हमारे को फाउंडर्स थे, उन्होंने 12 कदमों का प्रोग्राम बनाया। अगर ए का जो प्रोग्राम है सिर्फ दारू बंद करने का होता, तो दारू बंद करने के बाद में मेरे जैसा आदमी कोई भी मीटिंग में ही नहीं आया रहता। हमारी अगर तबीयत खराब हो गई, हम दवा खाना जाते हैं, डॉक्टर की दवाई लेने के बाद में हमारी तबीयत, हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद में हमको दवा खाना जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जो कई सालों से सोबर है, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, 40 साल, और ऐसे भी हमारे कुछ मेंबर है कि जिनको 55 साल हो चुके हैं दारू से दूर रहे, मगर वो आज भी मीटिंग करते हैं। कभी कोई फिजिकल मीटिंग करता है, तो अभी कोरोना से कोई ऑनलाइन मीटिंग करता है। मगर आज भी ये लोग इतने सालों की शराब की दूरी के बाद भी कहीं तो भी ऐसे जुड़े हैं, कहीं तो भी वो एक ही मीटिंग में रहते हैं, फेलोशिप में रहते हैं। तो इसके पीछे का ही कारण है दोस्तों कि सिर्फ शराब से दूरी मतलब
अल्कोहलिज्म से मुक्ति नहीं है। जब तक मैं अपने इज्म से मुक्त नहीं होता, और शायद अपने इज्म से मैं कभी मुक्त हो भी नहीं पाऊंगा, लेकिन अपने इज्म को जानकर उस इज्म पे मुझे रोज के रोज काम करते रहना पड़ता है। हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हमारा व्यक्तिमत्व ही है, हमारी पर्सनैलिटी ही है। हमारे व्यक्तिमत्व में ही वो सारी चीजें हैं जिसको हम इज्म कहते हैं। अल्कोहल से तो दूर हो चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती हमारी इज्म की है। यदि मैं अपने इज्म पे काम नहीं करता हूँ तो मैं कभी भी फिर दोबारा शराब की तरफ जाने के खतरे में रहता हूँ। मान लो कि अगर मैं शराब नहीं भी पिया तो भी मैं अलग अलग प्रकार की परेशानियों में, समस्याओं में फंस सकता हूँ, और कहीं तो भी सोबर रहने के बावजूद मेरी जिंदगी खुश, आनंदित और मुक्त नहीं रह सकती। हैप्पी जॉय फ्री जो ए का प्रोग्राम कहता है, उससे मैं वंचित रह सकता हूँ। और शराब से दूर होने के बावजूद मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, यानी कि अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश रह सकता हूँ। और उसके पीछे का कारण शराब नहीं है, क्योंकि अब ए में आने के बाद तो शराब बंद हो चुकी है। अब तो मैं कई साल हो गए अब शराब नहीं पी रहा हूँ, मगर उसके बावजूद भी मैं अस्थिर हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, नाखुश हूँ। तो उसके पीछे का कारण दोस्तों मेरा अहंकार है, मेरा ईगो है। ये मेरा व्यक्तिमत्व है जो ईगोइस्टिक है। किंग बेबी सिंड्रोम जिसको कहते हैं साइकेट्रिक, जो बचपन से ही माँ के गर्भ से ही हमारे अंदर में कूट कूट के भरा होता है। अगर आदमी है तो किंग बेबी सिंड्रोम, और अगर महिला है तो क्वीन बेबी सिंड्रोम। तो माँ के गर्भ से ही कहीं तो भी ये फीलिंग, ये भावना लेकर हम पैदा होते हैं। एक तो है ओमनीपोटेंस की भावना, यानी अपने आप को कुछ विशेष समझने की, कुछ अलग समझने की। ये जो भावना है, ये धीरे धीरे दोस्तों कहीं तो भी अगर बढ़ते ही चली गई तो हम वास्तविकता में जीते ही नहीं, हम हमेशा कल्पना में ही रहते हैं। हमारी परिस्थितियां कितनी भी खराब हो जाए, हमारे हालात कितने भी बदतर हो जाए, तो भी हम यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम वैसा नहीं है। हम वास्तविकता को कहीं तो भी छुपाने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं है उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी को दोस्तों दिखावे का बड़प्पन और ग्रैंडियोस स्वभाव बोला गया है। तो मेरे जैसा शराबी तो इस मामले में बिल्कुल एक उदाहरण, एग्जाम्पल रहता है दोस्तों, क्योंकि मेरा स्वभाव ही था, पीने के दिनों में भी था, कि जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करना। और आखिरकार उसका नुकसान ही मुझे हुआ, मैं अपनी वास्तविकता कबूल नहीं कर पाया, और शायद इसीलिए मैं उस अल्कोहलिज्म से निकल नहीं पाया, इसीलिए मैं जल्दी उससे मुक्त नहीं हो पाया। और जब तक मैंने स्वीकार किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। तो अब ए में आने के बाद में जब दोस्तों एक नई जिंदगी की शुरुआत हम करते हैं, तो इस सोब्राइटी, इस रिकवरी में भी दोस्तों मेरे जो स्वभाव दोष है वो कहीं तो भी मेरे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। यदि मैंने अपने स्वभाव दोषों पर काम नहीं किया तो मैं फिर दोबारा कहीं तो भी तकलीफ में आ सकता हूँ। और उसी में ही कई प्रकार के दोष हमारे अंदर में है। हमारा अहंकार, हमारी लालच, हमारी ईर्ष्यालु स्वभाव, हमारा गुस्सेल स्वभाव, खुन्नस पालने वाला स्वभाव, हमारा आलसीपन, हमारा पेटूपन, और न जाने कई प्रकार के स्वभाव दोषों से हम ग्रसित है। ठीक वैसे ही दोस्तों उसी में से एक जो मेरे अहंकार से जुड़ा हुआ विषय है, तो ये है ग्रैंडियोसिटी, दिखावे का बड़प्पन। ये भी कई बार दोस्तों सोबराइटी में, रिकवरी में हमको तकलीफ में डालता है। हम जो है वो
नहीं दिखाकर कुछ और दिखाने की जब कोशिश करते हैं तो तकलीफ में हम ही फंसते हैं। जैसे कि अगर मेरी आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है, तो मैं तकलीफ में आने ही वाला हूँ। मैंने ए में आने के बाद में ऐसे कई लोगों को देखा कि लोगों को रिकवरी दिखाने के लिए, भौतिक तरक्की दिखाने के लिए कर्जा लेकर कहीं तो भी वो एंजॉय कर रहे हैं। कर्जा लेकर कहीं तो भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरक्की हो गई, हम खुश हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। आजकल इंस्टॉलमेंट का जमाना है, आसानी से चीजें मिल जाती है इंस्टॉलमेंट पे। तो इंस्टॉलमेंट पे हम कार ले रहे, इंस्टॉलमेंट पे हम गाड़ियां ले रहे, इंस्टॉलमेंट पे घर खरीद रहे। अब जितनी हमारी चादर नहीं, उससे ज्यादा अगर हम पाँव फैला रहे, तो आखिर में फंसना हमको ही है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, कार तो खरीद लिए, बाद में वो मेंटेन नहीं हो पा रही, तो कार कंपनी उठा कर लेके जा रही है। घर के सामान वो दुकानदार लेकर उठा कर लेके जा रहे। हम कर्जे में फंस रहे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मुझे ये सीखने को मिला कि जब तक बहुत जरूरत न हो तो कर्जा न करे, और अगर एक कर्जा है तो उसके बाद दूसरा कर्जा न करे जब तक पहला कर्जा चुकता नहीं होता। और ये में आने के बाद में मैंने एक बार वो कर्जा लेकर देखा था दोस्तों। 5 साल तक मुझे वो कर्जे की इंस्टॉलमेंट जमा करते करते कहीं तो भी मेरी हालत खराब हो चुकी थी। और उसके बाद से मैंने सबक लिया कि अभी भाई वो कर्जे के चक्कर में नहीं फंसना है। मगर मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा कि एक कर्जा चुकता करने के लिए दूसरा कर रहे, दूसरा चुकता करने के लिए तीसरा कर रहे, दो चार कर्जे है तो उसको चुकता करने के लिए एक बड़ा कर्जा कर रहे। और इधर खर्चे जैसे के वैसे हो रहे हैं। कमाई कुछ नहीं है, मगर खर्चे जैसे के वैसे चालू है। हमारी जितनी कमाई नहीं है उतने के खर्चे के हम कहीं तो भी अपने घर में आयोजन कर रहे हैं। खर्चीली शादियां, खर्चीले बर्थडे, खर्चीला पहनावा, और ये सारी चीजें कहीं तो भी हमको कर्जे में डालती है दोस्तों। और यदि हम कर्जे में हैं तो हम अंदर से कभी भी खुश रह नहीं सकते। हम हमेशा तनाव में रहेंगे, हम हमेशा डरे हुए रहेंगे, हमारी आत्म शांति कहीं तो भी चले जाती है। तो कहीं तो भी शुरू से ही ये चीजें थोड़ी बहुत मुझे समझने को मिली कि भाई अपनी जितनी चादर है उतनी ही पाँव फैलाना। और इसीलिए दोस्तों, ए में आने के बाद में मेरी शादी हुई। उस शादी में भी मैंने अपने ससुराल वालों को साफ साफ बोल दिया था कि भाई मैं बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, मेरी परिस्थितियां वैसी नहीं है। और मेरे ससुराल वालों की हालत अच्छी थी। उनका कहना था कि भाई हमारी घर की पहली शादी है, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे और आपको भी वो वैसा मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं बोला भाई मैं उतना मैनेज नहीं कर सकता, मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं इतना खर्चा कर सकूं। तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, तुम कितना खर्चा कर सकते हो बताओ। तो मैंने बताया कि मैंने इतना खर्चा कर सकता हूँ। तो बोले इससे तो कुछ होता ही नहीं। बोला भाई आप देखो, मेरा जो बजट है मैंने बता दिया। तो बोले ठीक है, आप इतना दोगे फिर उसके बाद में आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं रहेगा, हमको जैसा खर्चा करना है हम करेंगे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और दोस्तों मैंने मेरी जितनी हैसियत थी उतना अमाउंट दे दिया था। बाकी बिल्कुल बहुत ही खर्चीली शादी मेरे ससुराल वालों ने मेरी की थी। लेकिन दोस्तों मैं अपनी वास्तविकता को कबूल करने की वजह से बच गया। मेरे ऊपर में कर्जा हम देख को दिखाने के लिए, अपनी बराबरी का एहसास जताने के लिए हम बड़े दाव खेल लेते। हम कहीं से उधार ले रहे, यहाँ से उधार, वहां से उधार, और फिर वो प्रोग्राम तो निपट जाता है, लेकिन बाद में करते करते हमारी अर्थी निकल जाती है। वैसे ही उसके बाद में कहीं तो भी
जो मैंने बताया कि मैंने शुरू में एक बैंक लोन लिया था, 5 साल उसकी किस्तें चुकता करते करते बिल्कुल मेरी हालत खराब हो चुकी थी। और उसमें दोस्तों मैंने फिर जैसी मेरी परिस्थितियां है उसके हिसाब से ही मैंने, जब मुझे बच्चे हुए तो मैंने उनके जो बर्थडेज थे वो बिल्कुल घर घर में ही मनाए। और हमेशा मैंने ये कोशिश की कि भाई एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा करना नहीं है, कर्जा लेकर ये काम करने नहीं है, जैसी स्थिति है वैसी कबूल करते हुए हमको जीना है। तो इन चीजों की वजह से कहीं तो भी बाद में जो एक मानसिकता खराब होने वाली जो चीज होती है कर्जे के पहाड़ की वजह से, काफी हद तक मैं उससे बचा दोस्तों। अभी अपनी सोबराइटी में मैंने 17 साल के बाद कहीं तो भी देखा, तो वहां भी मैंने, मुझे लोगों ने बोला कि बोले 2 माह कर दो और बैंक लोन ले लो, बैंक लोन मिलता है। मगर दोस्तों जो एक अनुभव थे कि कर्जे में आदमी कैसे परेशान रहता है, हम ग्रैंडियोसिटी दिखावे का बड़प्पन दिखाकर कहीं तो भी वो सारी चीजें तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में भरपाई हमको ही करनी पड़ती है, हमारी आत्मा शांति खराब हो जाती है। और इसीलिए दोस्तों जितना भी मेरे पास में अमाउंट था मैं उसी में खेला। और मकान बनने के बाद में आज मैं इस बात से कहीं तो भी अपने आप को हल्का महसूस करता हूँ कि मेरे पे किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है। मेरा बैंक बैलेंस नील हो गया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जो भी कुछ है वो सब चल रहा है अपने काम धंधे के हिसाब से। मगर एक सबसे बड़ा सुकून और सबसे बड़ी खुशी ये है कि बस चुप हो मेरे पे जाओ। कोई कर्जा नहीं है और मुझे रात को करवट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दूसरी तरफ मैंने ऐसे अनगिनत लोगों को देखा हूँ दोस्तों, ये में आने के बाद में भी, कि अपने इस ग्रैंडियोस स्वभाव की वजह से, अपने इस दिखावे के बड़प्पन के स्वभाव की वजह से कई लोग कर्जे में फंसे हुए हैं। कई लोग, जैसे मैंने बताया कि इंस्टॉलमेंट पे इस ये चीज खरीद ली, वो चीज खरीद ली, और बाद में वो नीलाम हो रही है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी कहीं तो भी हम अब इस दिखावे के बड़प्पन का शिकार हो जाते हैं। अगर हम एक ही सर्विस में है, हम कैरिंग द मैसेज करते हैं, तो वहां भी हमको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरी बदौलत है, लोग जो सोबर हो रहे हैं तो मेरी वजह से हो रहे हैं, और मुझे ए का पूरा, और ये जो स्वभाव है हमारा, वो कहीं तो भी हमको एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी बनाता है। हम लोगों पे हावी होने की कोशिश करने लगते हैं, किसी की हम बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हम अपने ही अहंकार में जी रहे हैं कि अब अपने को सब समझता है। अब हम बिल्कुल ओमनी पोटेंस हो चुके हैं। हम बिल्कुल, हमारी बराबरी का कोई नहीं है। तो शुरू शुरू में मेरा भी ऐसा स्वभाव था कि भाई मुझे ये का सब नॉलेज है और लोगों ने मेरे हिसाब से चलना चाहिए। कोई भी अगर कुछ भी कर रहा है तो वो गलत ही कर रहा है। लोगों की नुक्स निकालना, लोगों की गलतियां निकालना, लोगों को डोमिनेट करना, कहीं तो भी लोगों का अपमान करना, और ये सारी चीजों की वजह से ए में आने के बाद में भी मेरे लोगों से संबंध खराब हो रहे हैं। तो जब आप लोगों से, आपके संबंध खराब होने लगते हैं, चाहे घर के लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे काम धंधे पर के लोग हो, तो तब हम अंदर से खुश नहीं रह सकते। हम अंदर से हम भी कहीं तो भी परेशान होने शुरू हो जाते हैं। और वही चीजें मेरे साथ में 3-4 साल की सोबराइटी के बाद में भी होने लग गई थी। अपने स्वभाव पे काम नहीं करने की वजह से कहीं तो भी ये सारी परेशानियां मुझे भी होने लग गई थी। मुझे अपना आत्मचिंतन करना पड़ रहा था कि मैं ऐसे गुरूर में हूँ क्या कि मुझे सब समझ गया, अब ए क्या? है, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ। तो ये मेरे स्वभाव की एक पहचान होती है, मेरे स्वभाव का ही एक हिस्सा होता है कि मैं वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करता। मैं हमेशा कल्पना की ही दुनिया में लगे रहता हूँ अपनी, और अपना जो दिखावे का बड़प्पन का जो स्वभाव है
उसको आगे आगे बढ़ाते रहता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये ह्यूमिलिटी का प्रोग्राम है, विनम्रता का प्रोग्राम है। अपनी वास्तविकता को स्वीकार करके जीना। कहीं तो भी ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस मैं नहीं चला रहा। मेरे से पावरफुल जो ताकत है, जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, वो मुझे ये मौका दे रहा है काम करने का। एक नई जिंदगी भी मुझे उसी के दम पे मिली है। ये जब मैं हमेशा याद रखता हूँ, तो कहीं तो भी मैं रहता हूँ, कहीं तो भी अपनी सीमा में रहता हूँ। अपनी सीमा कहीं तो भी मैं भूलता नहीं। लेकिन जो इगोइस्टिक नेचर होता है मेरा, वो हमेशा कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद मुझे पिंक क्लाउड में उड़ने के लिए मजबूर कर देता। मैं गुलाबी बादलों में उड़ने लग जाता हूँ। अपने आप को विशेष समझना और लोगों को कमतर आंकना, तो ये अपने आप मेरे अंदर में फीलिंग आती है, जो मेरी रिकवरी का सबसे बड़ा रोड़ा होती है। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है दोस्तों, वो कहीं तो भी नम्रता का प्रोग्राम बोला जाता है, ह्यूमिलिटी का प्रोग्राम बोला जाता है। जब हम अनाम रह के काम करते हैं, बगैर किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भावना से ये सेवा करते हैं, तो दोस्तों ये जो फीलिंग है मेरी दिखावे के बड़प्पन की, ग्रैंडियोसिटी की, वो कहीं तो भी उसकी तीव्रता कहीं तो भी कम होते रहती है। और जब हम इस तरीके से जीवन जीते हैं दोस्तों, बराबर। तो हम एक पीसफुल जीवन जी पाते हैं। एक पीस ऑफ मैं माइंड। गुड मॉर्निंग ग्रुप में शेयरिंग किया उसने। हेलो। अच्छा। तो कहीं तो भी दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कई प्रकार के स्वभाव दोष हमारी नजर में आते हैं। ये हेलो। स्वभाव दोष जो है, हेलो। ये मेरी हमारी अपनी हेलो। पर्सनल। बा- हेलो। क्या हो गया केमिल भाई? तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब हम रिकवरी के रास्ते पे चलते रहते हैं, तो हमारी रिकवरी के रास्ते में भी ये बहुत सारी जो हमारे चरित्र के दोष है, हमारी जो स्वभाव की कमजोरियां है, ये दोस्तों हमारी आध्यात्मिक रिकवरी के रास्ते में रुकावट बनती है। हमारा जो मूल स्वभाव है, एक अहंकार से भरा हुआ, एक इगोइस्टिक नेचर, ये अपना काम करते रहता है। और इसीलिए दोस्तों हमको ईगो डिप्लेशन, इन कदमों के माध्यम से अपने अहंकार का कैसे हम खच्चीकरण करें, कैसे अपनी जिंदगी में नम्रता पाले, कैसे वास्तविकता में जिए, जो मैं हूँ उसको स्वीकार करना और उसी के हिसाब से जिंदगी को जीना, ये दोस्तों ए का प्रोग्राम मुझे सिखाता है। और ये सारी चीजें हमको 12 कदमों से ही हासिल होती है। इसीलिए 12 कदमों को दोस्तों ईगो डिप्लेशन के स्टेप्स बोले हैं। ईगो डिप्लेशन के स्टेप्स यानी हमारे अंदर में जो अहंकार भरा हुआ है, कहीं तो भी उसका खच्चीकरण करने वाले, हमारे अहंकार को कहीं तो भी कम करने वाले। हर कदम पे हमारा अहंकार टूटता है और हमारे अंदर नम्रता आती है। पहले हमको अनुभव अहंकार था, हम कभी भी दारू बंद कर देंगे बॉस, हम कभी भी सब ठीक कर देंगे। लेकिन आखिरकार हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि हम शराब के सामने में हतबल है, हम कमजोर है शराब के सामने, और हमारे अस्त व्यस्त जीवन को भी ठीक हम नहीं कर सकते। तो जब इस मामले में शराब के सामने मेरा अहंकार टूटा और नम्रता के साथ मैंने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ, मैं शराब के सामने में पावरलेस हूँ, मेरा जीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है मैं उसको भी ठीक नहीं कर सकता, तो वहीं से मेरी रिकवरी का रास्ता खुला। वैसे ही दोस्तों दूसरे और तीसरे कदम में मुझे इस बात का भी स्वीकार करना पड़ा नम्रता के साथ कि मैं पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस, इनको भी मैं बदल नहीं सकता। ये भी चीजें मेरे हाथ में नहीं है बदलना। मैं ए में कुंवारा आया था,
कहीं तो भी शादी की कोशिशें कर रहा था, लेकिन हर बार मुंह की खाता था। मेरे पहले ही मेरी खबर पहुंच जाती थी कि अरे ये तो भयंकर शराबी है, और मेरा रिश्ता ही नहीं जुड़ रहा था। 2 साल के बाद में भी, मैं ये में 2 साल तक था, 2 साल से सोबर होने के बावजूद किसी ने मेरे बारे में खबर देती थी कि ये तो पी के पड़ा होगा। तो 2 साल की सोबराइटी के बाद में भी लोगों की मेरे बारे में जो राय थी वो बदली नहीं थी। ना मेरा काम धंधा ठीक हो पा रहा था, ना मेरी शादी हो पा रही थी, ना लोग मुझे एक्सेप्ट कर पा रहे थे। और आखिरकार मुझे तीसरे कदम के तहत अपना मन और जीवन भी सरेंडर करना पड़ा। नम्रता के साथ मुझे स्वीकार करना पड़ा कि मैं सिर्फ शराब के सामने में ही हतबल नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बाकी मामलों में भी हतबल हूँ। सिर्फ शराब ही मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जिंदगी में और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, वो भी मैं अपने बदौलत उनको बदल नहीं सकता। कहीं तो भी मेरे से जो पावरफुल ताकत है, जो मेरी उच्च शक्ति है, जो मेरी समझ का ईश्वर है, उसकी इच्छा के मुताबिक मुझे जीना है। आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं आकर एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। यहाँ आने के बाद मेरी जान बची, मेरी शराब दूर हुई, मुझे आज मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हैं, मुझे लोगों ने अपना लिया, एक बहुत ही बढ़िया अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ। तो ये मैं अपनी बदौलत नहीं हूँ। कभी कभी मुझे गुरूर हो जाता है, कभी कभी मुझे घमंड आ जाता है कि मैं तो इतने लोगों को 12 स्टेपिंग किया, मैंने तो इतने ग्रुप खोल दिए, मैंने तो फलाना कर दिया, मैं तो ऐसा कर दिया, मुझे तो देश भर से फोन आते हैं, लोग मुझसे सलाह लेते हैं। लेकिन यही जो अहंकार था, ये जो बड़प्पन की भावना थी, इसी ने मुझे अल्कोहलिक बनाया, इसी ने मुझे ए में आने के पहले अल्कोहलिज्म में बर्बाद किया। तब भी यही भावना थी। मेरे घर में मेरे पिताजी का शराबीपन मैं देख चुका था। एक शराबी कैसे बर्बाद होता है, उसके परिवार को क्या सहन करना पड़ता, ये मैंने खुद सहन किया था। और अपने घर ही नहीं, अपने आसपास में भी मैंने लोगों को मरते बर्बाद होते हुए देखा था। मगर उसके बावजूद जब मैंने पीना चालू किया और लोग मुझे समझाते थे, तो मैं यही बोलता था, अरे अपना ऐसा नहीं है, मैं लोगों के जैसा नहीं हूँ, मैं उधार नहीं पीता, मैं गाली गलौज नहीं करता, मैं गिरता पड़ता नहीं, अपना वैसा नहीं है बॉस। फिर एक समय ऐसा आ गया कि ये सारी चीजें मैं करने लग गया। हर जगह मेरी उधारी, मैं भी गिर पड़ रहा हूँ, चेहरे पे रुमाल बांध के घूमना पड़ रहा है, लोगों के पीछे पड़ रहा हूँ, शराब के लिए झूठ बोल रहा हूँ, टोपी पहना रहा हूँ, बेईमानी कर रहा हूँ, लोग मुझे अपमानित कर रहे, भगा रहे। 2003 में मैं बीमार गिरा, टीबी हो गई, बिल्कुल बैसाखियां लग गई थी, 11 महीने में बेड पे रहा। मगर उसके बाद भी दारू पिया, मरते मरते बचने के बाद, मरण शैया से उठने के बाद में भी मैंने दारू पिया। पहले जैसी नहीं पिएंगे, कभी कभार पिएंगे, ब्रांड बदल देंगे। ये ग्रैंडियोसिटी नहीं थी, दिखावे का बड़प्पन नहीं था, तो और क्या था। दिखावे के बड़प्पन ने मुझे पूरी तरीके से मौत की कगार पे ला चुकी थी। तो आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद रिकवरी में भी मुझे मेरे इस स्वभाव पे खास ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा मुझे रियलिस्टिक रहना पड़ता है, वास्तविकता में जीना पड़ता है। एक ही सोसाइटी रिकवरी में भी हम लोग पिंक क्लाउड में उड़ने चलते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं, गुलाबी बादलों में। बादल कभी गुलाबी नहीं होते, बादल या तो काले रहेंगे या तो सफेद रहेंगे। मगर मैं गुलाबी बादलों में उड़ता हूँ, कल्पनाओं के बादल में, कल्पनाओं, अपनी असलियत भुला बैठता हूँ। जब जो मैं नहीं हूँ, कहीं तो भी वो प्रोजेक्ट करने की, वो दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। अरे बॉस, अपन तो दारू नहीं पीते, लेकिन दारू पीने वालों के साथ में बैठते हैं अपन। वो दारू पीते हैं, मैं सिर्फ चकना खाता हूँ, चना चिवड़ा खाता हूँ उनके साथ। मैं दारू नहीं पीता, मैं लोगों को पिलाता हूँ। मैं तो, कोई बोलता है लेकिन मैं नहीं पीता। तो इस तरीके का जब मैं स्वभाव अपना रखता हूँ,
तो ये कब मेरे ही नुकसान कर देती है पता भी नहीं चलता दोस्तों। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो अपनी वास्तविकता को भूल के कहीं तो भी इस प्रकार की ग्रैंडियसिटी में दिखावे के बड़प्पन का शिकार हो गए, और देर सवेर कब उनके साथ में धोखा हो गया, कब घात हो गया, पता भी नहीं चला दोस्तों। तो ए में आने के बाद में इस रिकवरी की प्रक्रिया में हमेशा अपने अहंकार पे नजर रखनी पड़ती है कि ये अहंकार कभी खत्म होने वाला नहीं है, मगर इसको बहुत ज्यादा बढ़ने भी नहीं देना है। हमेशा इन 12 कदमों का उपयोग करके ईश्वर की मदद लेके मुझे अपने अहंकार पे काम करते रहना पड़ता है। मुझे जमीन पे रहना पड़ता है। मैं आसमान में उड़ान लूं, लेकिन मेरे पैर जो है वो हमेशा जमीन पे होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं जमीन के ऊपर उठा तो जैसा गुब्बारा जब तक हवा रहती है और ऊपर उड़ते रहता है, बाद में वो धरती पे आके गिरता ही गिरता है। तो वैसे ही मेरे जैसा ग्रेंडियोसिटी वाला इंसान होता है, दिखावे के बड़प्पन वाला। मैं किसी गुब्बारे की तरह आसमान में तो जाता हूँ, मगर जैसे ही हवा उतरी उतनी ही रफ्तार से नीचे आके गिरता हूँ। और जितना ऊंचा जाकर मैं नीचे गिरूंगा उतना ही ज्यादा मेरा नुकसान होने वाला है। इसीलिए आज दोस्तों मुझे सोबराइटी में, रिकवरी में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अपनी जिंदगी में मैं वास्तविकता को समझूं, नम्रता को पालन करूं, पिंक क्लाउड में न उड़ूं, अपने अहंकार पे हमेशा नजर रखूं। क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से ये जो सोबराइटी मिली है उसको मैं खतरे में नहीं डालना चाहता, और इस सोबराइटी रिकवरी का मैं आनंद लेना चाहता हूँ। अगर मैंने दिखावे के बड़प्पन का शिकार होकर जो नहीं है वो प्रोजेक्ट करने के चक्कर में अगर मैं मुश्किल में पड़ गया, तो मेरी आत्म शांति जाने वाली है, मेरी मन शांति कहीं तो भी छिनने वाली है। रात को मुझे चैन की नींद नहीं आएगी, मुझे करवट बदलते हुए सोना पड़ेगा। और अगर इससे बचना है तो एक ही बात है कि मैं रियलिस्टिक जिंदगी जीऊं। इस प्रोग्राम के तहत जो मुझे बताया जाता है, एक समाधानी जीवन अगर मैं जीता हूँ तो मुझे इन चीजों में पढ़ने की गरज नहीं पड़ती, और मैं अपने जीवन को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकता हूँ। आज वही जीवन जीने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरे इस पर अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।